आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा आर्किटेक्चर की, जिसके अंदर जो है हम लोग एक बाकायदा वेब एप्लीकेशन को जो है वो डिप्लॉय करेंगे और ये देखेंगे किस तरह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, लोड बैलेंसिंग, डेटाबेस की कैशिंग और जो एप्लीकेशंस के दरमियान की जो मैसेज क्यूइंग होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। इस आर्किटेक्चर को हम समझेंगे आज यहाँ पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे होगी वो ये है कि एंड यूजर्स जो है बेसिक वही होंगे कि इतना रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो भी वो रिक्वेस्ट भेजेंगे वो पहले लोड बैलेंसर से गुजरेगा। इसका मकसद यहाँ पे बहुत सिंपल होता है, वो ये कि इस चीज को इंश्योर करना कि सबसे ज्यादा कि अगर एक वक्त में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाए ना तो उन रिक्वेस्ट को मैनेज करना, ताकि सर्वर जो है जो हम यहाँ पे एनजीएक्स यूज कर रहे हैं उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। आप इसी जगह अपाचे सर्वर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं। इस सर्वर का जो बेसिक मकसद है यहाँ पे वो ये है कि इस चीज को इंश्योर करना कि जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है उसको हैंडल करे। कोई भी रिक्वेस्ट आए तो उसके बदले जो भी इसको रिस्पॉन्स चाहिए वो उसको असाइन करे। जो फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं साथ वो है हमारे पास अपाचे टॉमकैट। अब ये जो है ना जावा एप्लीकेशन के लिए एक वेब सर्वर है। आप इसी जगह पाइथन का भी यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक मकसद बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे एक कोड सेव है आपका वेबसाइट का या ऐप का कोई भी। अब जो भी रिक्वेस्ट जो जिस HTML पेज को या किसी भी कंटेंट को एक्सेस करना चाहती है वो इस सर्वर की जिम्मेदारी होती है कि वो जो कंटेंट चाहिए ना उसको जो है ना रिस्पॉन्स बना के जो भी रिक्वायर्ड यूजर है, जो भी एसोसिएटेड यूजर है उसको ये प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये है कि आपका जरूरी नहीं कि सारा सिर्फ HTML पेज ही हो सकता है वो डेटा अपना एक जो है रिक्वायर करो, हो सकता है वो डेटा मांग रहा हो जिसके लिए उसे डेटाबेस को एक्सेस करना पड़े। और यहाँ पे हम डेटा यूज करें MySQL, इसकी जगह पोस्टग्रेस भी यूज किया जा सकता है और MongoDB कोई भी डेटाबेस यूज किया जा सकता है। अब मसला यहाँ पे ये होता है कि जितने रिक्वेस्ट भेजते हैं डेटाबेस को एक्सेस करके वो डेटा शो करने के लिए, तो डेटाबेस को ओपन करना पड़ता है, फिर उसके टेबल को ओपन करना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा हंग्री टास्क होता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग लगती है यहाँ पे। अब मसला उस वक्त आता है कि जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हो बार बार इसको ओपन करना पड़े, और खास तौर पे जो है उस वक्त यहाँ पे नुकसान होता है कि जब एक ही तरह का डेटा एक्सेस किया जा रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे यूजर्स जो है वो अपना कहते हैं हमने अपनी प्रोफाइल व्यू करनी है, हमने अपने जो प्रोफाइल बनाया है हमने उसको व्यू करना है। हमने प्रोफाइल का होगा डेटाबेस का एक पूरा टेबल बनाया जिससे प्रोफाइल शो हो रहा हो। अब हर यूजर से एक ही रिक्वेस्ट आ रही कि एक ही टेबल खोल जाए तो डेटाबेस पे जो है ना ये प्रेशर पड़ रहा है, एफिशिएंट नहीं है। फिर यहाँ पे हम यूज करते हैं एम कैशर्स। इसका मकसद बहुत सिंपल होता है कि जब वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे एक ही तरह का डेटा या एक ही तरह का टेबल बार बार ओपन किया जा रहा है, फिर वो टेबल को अपने पास स्टोर कर लेते हैं, उसको अपने पास एक्सेस कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो भी अब डेटा यूजर को चाहिए होता है बार बार उसी सेम टेबल से हो, तो बजाय डेटाबेस को ओपन करने के वो एम कैशर्स के पास जाता है और एम कैशर्स वो डेटा जनरेट करके वेब सर्वर को देता है और वो फिर उसके मुताबिक HTML पेज बना के एनजीएस को देता है। एनजीएस जो है ना एज अ रिस्पॉन्स यूजर को प्रोवाइड करता है। इन सब के बीच में आपके पास आ जाता है रैपिड मैसेज क्यूइंग। इसका मकसद बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल यहाँ पे आपके कई सारे ऐसे टास्क होते हैं कि मिसाल के तौर पे जो जैसे हो कि किसी इनपुट रिक्वायर्ड हो किसी स्टोरेज डिवाइस से यूजर ने कोई डेटा एंटर करना हो, ठीक है, या हो सकता है मिसाल के तौर पे ये किसी और सर्वर से कनेक्टेड हो APIs के थ्रू। अब उस सर्वर से जो डेटा मांग रहा है हो सकता है वो डेटा आने में बहुत ज्यादा टाइम ले। तो हम ये नहीं चाहते कि ये जो वेब सर्वर बिल्कुल ही फंस जाए, यानी जब तक वो डेटा नहीं आता वो एक ऐसा कोई कंटेंट ना जनरेट करे, वो काम करना छोड़ दे कि जब तक वो प्रोसेस ना पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे रैपिड MQ आता है जो जिम्मेदारी लेता है कि अगर इस तरह का टास्क हो, इनपुट आउटपुट का, ईमेल सेंडिंग का या कोई भी टास्क हो, वो मुझे दे दीजिए, मैं इंश्योर करूंगा वो कंप्लीट हो, आप जो है यूजर की बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें। इसका फायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट हैंग नहीं हो जाती ऐसे टास्क पे जो एक तरह से रिक्वायर करते हो कि भाई किसी सर्वर से एक्सेस करके हो या बहुत टाइम लेते हो, बेशक 1-2 सेकंड ही हो, लेकिन आप 1-2 सेकंड के लिए भी इसको जो है ये हैंग करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपके पास रैपिड MQ आ जाता है। अब ये जितना भी आर्किटेक्चर मैंने आपको शो किया यहाँ पे इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे डेवऑप्स के इस कोर्स के अंदर। मेन चीज यहाँ पे यही होगी कि किस तरह जो है हम लोग जो है वर्चुअल मशीन जो है वो चलाएंगे अपनी। हर वर्चुअल मशीन पे उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने कंपोनेंट रखेगा। जैसे एक वर्चुअल मशीन पे एनजीएक्स होगा, अगले पे अपाचे बोर्डकैट होगा, अगले पे रैपिड MQ, और हम देखेंगे किस तरह इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है और फिर हम एज अ यूजर जो है इनको एक्सेस करेंगे यहाँ पे। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का। कई सारे आर्किटेक्चर होते हैं लेकिन हमने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई रखा है इस वक्त।